तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है खौफनाक रूह। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है अंकित सिंह जी ने। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी हमारा देश आज़ाद होने के पहले की है। तो ये कहानी अब मैं अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे दादाजी की है। उन्होंने मुझे ये कहानी तब सुनाई थी जब मैं 8वीं कक्षा में था। आज तो मैं बीटेक की तीसरे साल में हूँ और 2020 में मेरे दादाजी भी चल बसे हैं। उस वक्त उनकी बताई हुई कहानी मुझे आज भी ठीक से याद है। दरअसल मेरे दादाजी की उम्र 100 से भी करीब थी जब पिछले साल उनका देहांत हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये बात तब की है जब मेरे दादाजी 10 या 11 साल के थे। एक्चुअली ये वो दिन थे जब हमारे देश के गौरव यानी कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन तीनों को फांसी होने वाली थी। आपको मैं ये बता दूं कि जहाँ पर मेरे दादाजी का गांव है, जो कि यूपी मिर्ज़ापुर से 33 किलोमीटर दूर है, वहाँ उस ज़माने में थोड़ी ही दूर उस गांव में अंग्रेज रहा करते थे, जहाँ पर आज भी उनका बनाया हुआ एक बड़ा सा भवन है, जो कि आधा तो स्कूल हॉस्टल में बदल गया है और आधा टूट फूट गया है। वो भवन टूट फूट जाने के पीछे भी एक कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये वो दिन थे जब भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु, इन तीनों की खबरें पूरे देश में फांसी की खबरें पूरे देश में फैल गई थी। तो हालात कुछ ऐसे थे कि उस जगह पर जगह जगह हड़कंप मच गया था। उस वजह से जगह जगह पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह मचने लगा था। विद्रोह की आग कुछ ऐसे फैली हुई थी कि विद्रोह के चलते अंग्रेज़ों के भवनों को तोड़ा जाने लगा और वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ कर मारा जाने लगा। और इसी दौरान हमारे यहाँ गांव में जो अंग्रेज़ों का भवन है उसे भी तोड़ दिया गया था। उस वक्त अंग्रेज़ भी वहाँ से पहले ही भाग गए थे। मेरे दादाजी ने आगे बताया कि मेरे परदादा यानी कि उनके पिताजी उस वक्त एक टीचर थे, तो वो फांसी के कुछ दिन पहले ही कानपुर चले गए थे। वहाँ पर किसी गुरुकुल ने उन्हें बुलाया था, लेकिन विद्रोह की वजह से वो तो घर ही नहीं आ पा रहे थे। और उसी वक्त हमारे गांव से काफ़ी सारे लोग अंग्रेज़ों से विद्रोह ग्रुप बनाकर जा रहे थे। उस वक्त दादाजी का गांव एकदम वीरान सा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बूढ़े, बच्चे और औरतें, इनका सिवा कोई नहीं बचा था। मेरे दादाजी छोटे तो थे लेकिन बड़े शैतान थे। तो उन्होंने सोचा कि उनके पिताजी यानी कि मेरे परदादा जी भी घर पर नहीं है और स्कूल भी बंद है, तो क्यों ना गांव के आसपास के इलाके में घूम फिर लिया जाए। दादाजी अकेले ही घूमते फिरते अनजान जगहों से जा रहे थे। घूमते फिरते वो उसी भवन के पास पहुंच गए जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। बहुत ही बड़ा और शानदार भवन, लेकिन वो आधा टूट चुका था। उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया था और ज़्यादातर सामान तो जला हुआ था। उस वक्त बहुत ही वक्त हो गया था और अंधेरा भी होने वाला था। दादाजी फिर घर चले गए। अगले दिन भी दादाजी ने फिर वही किया। वो पिछले दिन की तरह फिर से घर से अकेले निकल गए। वो घूमते फिरते वहाँ चले गए जहाँ पर गांव के लोग जाने से डरते थे। दरअसल उनके गांव से थोड़ी ही दूर एक जगह है। उस वक्त वहाँ पर एक अंग्रेजी गढ़ था, जहाँ पर अंग्रेज़ों के रेस्टोरेंट, पार्क और स्कूल वगैरह थे। साथ ही एक छोटी सी सुरंग जो कि रेलवे लाइन के पास बनी हुई थी, और उसी के आसपास रेलवे क्वार्टर भी थे, जहाँ पर उस वक्त अंग्रेज़ रहा करते थे। दादाजी ने उनके पिता से उस बारे में सुना तो था। वो बात दादाजी के जन्म के पहले की है, जब वहाँ पर कुछ दंगों लोगों ने खून की होली खेली थी। जिसने भी उस घटना को दूसरी तो उस जगह पर जाकर देखा था, वो बताता था कि वो घटना इतनी ही भीषण थी कि वहाँ पर कोई भी बच नहीं पाया था।
रेस्टोरों में और उनके गार्डनों में जगह जगह पर अंग्रेज़ों के और उनकी बीवी बच्चों के मरे हुए शरीर पड़े थे। स्कूल में भी बच्चों की लाशों को भयानक तरीके से एक के ऊपर रखकर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया था, वो भी बिल्कुल पहाड़ जैसा। रेलवे सुरंग के अंदर कई अंग्रेज़ों को लटकाया गया था। वहाँ पर इतना खून खराबा हुआ था कि जगह जगह ज़मीन पर खून के धब्बे लाल लाल दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने भी कुछ भी देखा नहीं था कि वो सब किसने किया था। वो सब अचानक से हो गया था, लेकिन किसी ने उस वक्त अफवाह फैला दी गई थी कि गुस्से में आकर क्रांतिकारियों ने ही ये सब किया है। गांव के लोग भी अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे देश का कोई भी क्रांतिकारी इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। वो कभी किसी बच्चे और औरत को हाथ तक नहीं लगा सकता। जरूर ये काम किसी डकैतों की टोली का था। खैर, वहाँ पर जो भी हुआ था वो किसी ने भी नहीं देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था। गांव के लोगों ने तो बस वहाँ पर लाशें देखी थी। उस दिन की वजह से वो जगह इतनी महनूस बन गई थी कि दिन तो छोड़ो और रात भी छोड़ो, कोई वहाँ पर गुजरने से डरता था और कोई भी वहाँ से गुजरता नहीं था। मेरे दादाजी को उनके पिताजी की बताई हुई हर एक बात याद आ रही थी कि कैसे वहाँ पर बच्चों की रोने की, चीखने की, आज भी खेलने की आवाज़ें आती हैं। उस वक्त दादाजी चुपके से माँ को मंदिर जा रहा हूँ ऐसा बोलकर घर से बाहर चले गए थे। तब उनकी माँ ने कहा था कि शाम होने वाली है, जल्दी घर में आ जाना। दादाजी भी ठीक है इतना बोलकर निकल गए। कुछ ही मिनटों में दादाजी उसी जगह पर खड़े थे। उनके सामने बिल्कुल एक स्कूल था। ये वही स्कूल है जिसके बारे में कभी उसके पिताजी ने उसे बताया था कि वहाँ पर कैसे बच्चों को मारकर एक के ऊपर एक जमा कर दिया गया था। वो डर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक उत्सुकता भी थी कि वह अंग्रेजी स्कूल को अंदर से देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते थे कि उस ज़माने का स्कूल आखिरकार कैसा दिखता था। वो डरते हुए स्कूल के अंदर चले गए। वहाँ की एक दीवार एकदम काली थी बिल्कुल, और उन पर बहुत ही काले धब्बे थे। शायद वो खून के धब्बे थे जो समय के साथ सूख कर इतने काले पड़ गए थे। फर्श पर जगह जगह पर धूल मिट्टी थी, पर कुछ निशान ऐसे थे जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये जमे हुए स्कूल के ही निशान हैं। स्कूल के अंदर कुछ ही कोनों में ही भरकर रोशनी आ रही थी। जगह जगह जंगल की अंदर से आती हुई पेड़ों की जड़ें दिखाई दे रही थी। वो जगह तो अब जैसे चमगादड़ों का बसेरा हो चुका था। दादाजी अभी तो ये सब देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने उनकी ही उम्र का एक बच्चा खड़ा था, बस कुछ ही दूरी पर, जो कि बस उन्हें ही देखे जा रहा था। पर जैसे ही दादाजी का ध्यान उनकी ओर गया, वो वहाँ से अंदर कहीं भाग गया। दादाजी भी उन्हें रोकने के लिए उसकी ओर थोड़ा अंदर तक दौड़कर गए। उन्होंने देखा कि अगले ही पल वो उनकी आंखों के सामने ही ओझल हो गया। वो देखकर दादाजी तो सोच में पड़ गए थे कि ये सब क्या है, कि वो अभी तो यही था, और वो फिर अपने आसपास उसे ढूंढने लगे। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से बच्चों के गीत गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो गीत अंग्रेजी भाषा में था शायद, इसीलिए दादाजी समझ नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन, बांसुरी और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें भी उन्हें सुनाई देने लगी थी। वो सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे बच्चे गाने की एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। दादाजी उस आवाज़ को सुनते हुए ऊपर के कमरे के पास चले गए। दादाजी ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दरवाज़ा चरमराती हुई आवाज़ करते हुए अपने आप ही खुल गया, और उसी वक्त सब एकदम से शांत हो गया। दरवाज़ा खुलते ही दादाजी ने अंदर देखा तो अंदर बहुत सारे बच्चे थे, जो कि बहुत ही गुस्से से उन्हें ही घूरे जा रहे थे। दादाजी ने जब ठीक से देखा, उन सभी बच्चों की आंखें काली थीं, और फिर दादाजी ने वो देखा जिसे वो मरते दम तक भुला नहीं पाए थे।
वो घूरते हुए बच्चे एक एक कर अपने आप ही कटने लगे थे। किसी की गर्दन तो किसी का चेहरा तो किसी का सर, सब अपने आप ही एक एक कर कर कटते जा रहे थे। और उसी के साथ साथ वो सब ज़मीन पर भी गिर रहे थे। धीरे धीरे अब उस फर्श का रंग अपने आप ही बदलने लगा। वहाँ धूल मिट्टी की जगह बाहर लाल लाल रंग की गाड़ी की परछाई दिखाई देने लगी। वो देखकर दादाजी सहम चुके थे। कुछ ही देर में अपने आप एकदम शांत हो गया। दादाजी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। वो उम्र ऐसी थी कि मुझे लगता है कि उस वक्त शायद मैं वहाँ पर होता तो मैं तो शायद ही बच पाता, या फिर शायद वो सब देखकर मैं वहीं अपना दम तोड़ देता। दादाजी एकदम एक तक वहीं खड़े थे। वो वहाँ से भागना तो चाहते थे, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं है। वो वहाँ से हटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि तभी अचानक उन सब बच्चों की कटी हुई लाशें एकदम धड़म से खड़ी हो गईं और धीरे धीरे वो अब दादाजी की ओर बढ़ने लगी। बहुत से धड़ों पर तो सिर ही नहीं था, और उनके सर से एक अजीब तरीके के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ें बहुत ही डरावनी थी। दादाजी से देखा ही नहीं गया, तो वो अपने आप को किसी तरह जोर लगाते हुए और लड़खड़ाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। जब वो वहाँ से नीचे पहुँचे तो देखा तो दरवाज़ा तो बंद था। वो दरवाज़ा इतना जाम हो चुका था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब दादाजी ने देखा कि उन बच्चों के शरीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। कुछ लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते हुए नीचे आ रहे थे। वो धड़म धड़म की आवाज़ से उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। दादाजी ने देखा कि पास में ही एक टूटी फूटी खिड़की थी, तो दादाजी बिना कुछ सोचे वहाँ से बाहर कूद गए। उनके पैरों पर और शरीर पर जगह जगह पर बारीक से कांच के टुकड़े घुस चुके थे। वो डरे हुए भी थे और डर से करा भी रहे थे। वो उस वक्त इतना डरे हुए थे कि वो किसी तरह उस जगह से दूर जाना चाहते थे। वो ये तक नहीं देख रहे थे कि वो किस दिशा में किस और जा रहे हैं। वो तो बस गिड़गिड़ाते और करलाते हुए भागे जा रहे थे। भागते भागते वो एक घर में जाकर सिकुड़ कर बैठ गए। उन्हें तब पता नहीं चला कि वो मकान यानी वो रेलवे क्वार्टर था जहाँ पर अंग्रेज़ों को मार दिया गया था। दादाजी वहाँ पर बस थड़ाते हुए कांपते हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक अजीब सी सांसों की आवाज़ सुनी, जो वहीं कहीं से कुछ अंधेरे कोने से आ रही थी। अब उन्हें महसूस हुआ कि वहीं एक कोने में कुछ तो है जो उन्हें एकटक देखे जा रहा है। हालांकि तब उसके दादाजी की यानी मेरे दादाजी के पापा की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो किसी चीज़ की ओर देखना ही नहीं चाहते थे, पर न जाने क्यों उनका ध्यान उस कोने के पास जा रहा था। वहाँ की कोई चीज़ हल्के हल्के कदमों के साथ उनकी ओर ही बढ़ते आ रही थी। जब वो थोड़ी आगे आ गए तो उन्होंने देखा कि वो तो किसी अंग्रेजी औरत की माता थी। वो किसी अध जले शरीर की तरह दिखाई दे रही थी, आधी जली हुई आधी सड़ी हुई। वो देखकर दादाजी वही जम गए। वो आत्मा अपनी आंखों काली से दादाजी को देखे जा रही थी। जब वो अपनी घर की ओर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तब वहाँ भागते हुए एक कोने के पास, उसी टनल के पास जहाँ पर अंग्रेज़ों को जिंदा लटकाया गया था, उन टनल के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि एक भयानक रूह और अजीब सी आवाज़ करते हुए उनकी ओर ही आ रही थी। और तब शायद उन्हें देखने की और सहने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार सामने का नज़ारा देखकर दादाजी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ यानी 5 दिन बाद दादाजी को होश आया तो उन्होंने देखा कि गांव के कुछ पंडित उनके आसपास बैठे हुए थे। दरअसल दादाजी को कुछ व्यापारियों ने बेहोशी की हालत में पाया था, और फिर उन्होंने उस लड़के को उठाकर यानी मेरे दादाजी को उठाकर लोगों से पूछते हुए उन्होंने
हमें अपने घर तक छोड़ दिया था। जब दादाजी को होश आया तो उनकी माँ ने बताया कि दादाजी जब मिले थे तो वो किसी अलग ही भाषा में अलग अलग आवाज़ों में बात कर रहे थे। शायद वो अंग्रेजी भाषा थी, पर जब भी वो बात करते थे उनकी आंखें भी हरदम लाल लाल होती थीं। वो कभी किसी बच्चे की तरह बात करते तो कभी किसी औरत की तरह, तो कभी किसी बुजुर्ग इंसान की तरह। तब उनकी माँ ने गांव से कुछ पंडितों को घर बुला लिया और दादाजी को दिखाया और पता चला कि दादाजी पर बहुत सारी आत्माओं ने एक साथ कब्जा कर लिया था और वो उन पर हावी हो चुकी थी। लगातार 4 दिन बाद झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने के बाद उनके शरीर से वो आत्माएं बाहर निकल गईं और वो अपने पूरे होश में आ गए थे। पर दादाजी ने तो जो देखा था, जो हुआ था, वो पूरी उम्र तक भूल नहीं पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।